नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2004 में बनाया गया मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है, यानी उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। इससे पहले 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को गैर संवैधानिक करार देते हुए छात्रों को सरकारी स्कूल में दाखिला देने के आदेश योगी सरकार को दिए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि मदरसों में पढ़ाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट के उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसमें मदरसों को पीजी और रिसर्च का सिलेबस तय करने का अधिकार था, यानी अब मदरसा बोर्ड हायर एजुकेशन का सिलेबस और किताबें तय नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मदरसा कानून में कुछ मजहबी शिक्षा शामिल है, इसे असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। मदरसा कानून राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की किताबों और मजहबी तालीम का उपयोग कर शिक्षा प्रदान करता है। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। अगर कोई छात्र धार्मिक शिक्षा हासिल करना चाहता है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है, हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन धार्मिक शिक्षा के लिए किसी भी छात्र को बाध्य नहीं किया जा सकता। देश में कई सामुदायिक मठ और पाठशालाएं भी चल रही हैं, ऐसे में इन पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार मदरसों के खिलाफ बयान देती रही है। खासतौर पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तो यहां तक दावा करते रहे हैं कि उन्होंने अपने राज्य में कई मदरसे बंद कराए हैं और उनका इरादा सभी मदरसों को बंद कराने का। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। मतदान केंद्रों में कतारें देखी जा रही हैं। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस के बीच कांटे का मुकाबला है और इसीलिए दोनों ने ही अपने समर्थक मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। CNN के मुताबिक इस चुनाव में करीब 8 करोड़ 20 लाख यानी 40% वोटर्स पहले ही पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट कर चुके हैं। इस बीच अमेरिका में वोटिंग के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पोल सामने आया जिसमें कमला हैरिस 1% वोट ज्यादा पाती नजर आ रही हैं। सर्वे के मुताबिक उन्हें यूएस चुनाव में 49% वोट मिलता दिख रहा है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप को 48% वोट मिलने का अनुमान है। लेकिन सिर्फ ज्यादा वोट हासिल करके कमला हैरिस राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगी, बल्कि राष्ट्रपति को चुनने वाले इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें 538 वोट हैं, उसमें बहुमत यानी कि 270 वोट हासिल करने होंगे। इसके लिए ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने स्विंग स्टेट में अपनी पूरी ताकत लगा दी। दरअसल अमेरिका में स्विंग स्टेट उन राज्यों को कहा जाता है जहां चुनाव परिणाम किसी भी दल के पक्ष में जा सकता है। स्विंग स्टेट में पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और निवादा शामिल हैं, जिसमें कुल 93 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, जिसमें पेंसिल्वेनिया में 19, नॉर्थ कैरोलिना में 16 और जॉर्जिया में भी 16 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, जबकि मिशिगन में 15, एरिजोना में 11 और विस्कॉन्सिन में 10 और निवादा में 6 वोट हैं। अब इस बीच हिंसा की आशंका के चलते व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ कई स्तर की बाड़ेबंदी हो रही है। व्हाइट हाउस के बाहर प्लाईवुड पैनल की पूरी दीवार खड़ी की जा रही है। इंतजाम ऐसे हो रहे हैं कि ना तो आसानी से व्हाइट हाउस तक कोई पहुंच सके, यहाँ तक कि कोई उसे देख भी ना सके। वोटिंग समाप्त होने के कुछ देर बाद काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। 6 नवंबर को देर रात तक तस्वीर साफ हो जाने की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रही हैं। वो एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अब राहुल तेलंगाना पहुंचे। यहाँ उन्होंने जाति जनगणना से जुड़ी बैठक में हिस्सा लिया। दरअसल रेवंत रेड्डी सरकार प्रदेश में जाति जनगणना करवाने की तैयारी में है, जिसके लिए बैठकों का दौर जारी है और इस बैठक में राहुल गांधी के शामिल होने से विरोधी दलों की चिंता बढ़ गई है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रही है, जबकि बीजेपी इसके खिलाफ है। लेकिन अब उनकी मांग के आगे मोदी सरकार भी दबाव में नजर आ रही है। संघ ने भी आखिरकार जाति जनगणना को सही ठहराया और कहा कि ये जरूरी है। ऐसे में अब तेलंगाना की बैठक में शामिल होकर राहुल ने मोदी सरकार को बड़ा संदेश दे दिया है। तेलंगाना से पहले राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल का रायबरेली का ये तीसरा दौरा है। इस दौरान यहाँ उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद ने जिले में 70,900 किलोमीटर की 9 नई सड़कों का लोकार्पण किया।
साथ ही फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज चौराहे पर बने शहीद चौक का भी उद्घाटन किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद बचत भवन में आयोजित दिशा यानी कि जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में पहुंचे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले चुनाव प्रचार के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच बयानबाजी लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी। वहीं इस दौरान खड़गे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी आपके मंगलसूत्र, आपके मवेशियों को चुराने वाले हैं। वे आपकी संपत्ति छीनकर अंबानी अडानी को दे रहे हैं। आरएसएस बीजेपी आपको बांटना चाहती है, आपके बीच लड़ाई कराना चाहती है। आप कैसे इन लोगों को वोट दे सकते हैं? खड़गे ने झारखंड में घुसपैठी के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा, अगर राज्य में घुसपैठी माटी, बेटी और रोटी चुरा रहे हैं तो आप क्या कर रहे थे? भुट्टे छील रहे थे क्या? तो वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी अब अपनी घिसी पिटी नफरती हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मटन मछली पर आ गई है, पर हमारे मुद्दों पर वे मौन हैं। झारखंड जल जंगल जमीन की लड़ाई से निकला राज्य है। इसी जल जंगल जमीन पर बीजेपी की नजर है। मोदी सरकार और रघुवर सरकार ने लगातार इसे लूटने की कोशिश की, जिसका हम सभी झारखंडियों ने जी जान लगाकर विरोध किया। बीजेपी द्वारा दिए गए महंगाई के दंश से पूरा देश परेशान है। इसी के साथ हेमंत सोरेन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड चुनाव को लेकर संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें 7 गारंटियों का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का सिलसिला तेज है। इसी कड़ी में एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार का अजित पवार को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने डिप्टी सीएम अजित पवार के काम की सराहना की है। शरद पवार ने कहा कि अजित पवार ने 20 से 30 साल तक इस क्षेत्र में काम किया और उन्होंने जो काम किया उसमें कोई संदेह नहीं है। शरद पवार ने कहा कि अब भविष्य के लिए तैयारी करने का समय आ गया है। उनके इस बयान ने एक बार फिर अजित पवार की शरद पवार के पास वापसी की चर्चाओं को हवा दे दी है। अजित पवार को लेकर शरद पवार का रुख नरम होता दिखाई दे रहा है, तो अजित गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक भी बीजेपी की टेंशन बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। मलिक ने कहा है कि वे अपने चुनाव प्रचार में बीजेपी या शिवसेना के पोस्टर या फोटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस सीट पर नवाब मलिक वर्सेस ऑल की लड़ाई है। महायुति को पता है कि इस बार वे जीत नहीं सकते। नवाब मलिक ने दावा किया है कि अजित पवार किंग मेकर बनेंगे। हम तय करेंगे कि सरकार कैसे बनेगी। जिसके बाद अजित पवार को लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। तो शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह 15 दिन के लिए यहां आए और अपनी हार देखें। ठाकरे ने सवाल उठाया कि आगामी चुनाव में किसके बीच की लड़ाई है और खुद ही इसका जवाब देते हुए कहा कि इस विधानसभा चुनाव में राज्य से प्यार करने वालों और इससे नफरत करने वालों के बीच मुकाबला है। जो लोग महाराष्ट्र से प्यार करते हैं वे विपक्षी महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनका नारा है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हम इसे टूटने नहीं देंगे और इसे लूटने भी नहीं देंगे। उद्धव ने पार्टी के बागी नेताओं के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 5 नेताओं को ठाकरे ने सस्पेंड कर दिया। संशोधन बिल पर बनी जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने मंगलवार यानी कि 5 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात में विपक्षी सांसदों ने पैनल के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल पर विपक्ष की राय लिए बिना एक तरफा निर्णय लेने का आरोप लगाया। सांसदों ने बिरला को लिखे संयुक्त पत्र में आरोप लगाया था कि पाल विपक्षी सांसदों को वक्फ बिल पर अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रही है। इसी को लेकर सांसदों ने शिकायत की कि जगदम्बिका पाल कई बार लगातार 3 दिनों तक बैठकों की तारीखें तय करते हैं और गवाहों को बुलाने का निर्णय भी एक तरफा लेते हैं। ऐसे में हमारे लिए तैयारी के बिना उचित बातचीत करना मुमकिन नहीं है। स्पीकर के साथ हुई इस बैठक के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बताया कि जब हम बैठक में आते हैं तो बीजेपी के नेता नहीं आते हैं। अगर हम वहाँ नहीं रहेंगे तो कोरम पूरा नहीं होगा। हम गंभीर और ईमानदार हैं। लोकसभा स्पीकर से हमारी कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक हमारी बातें सुनी। स्पीकर ने भरोसा दिलाया कि वो हमारी शिकायतों पर गौर करेंगे। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस बिल को लेकर अभी तक जेपीसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। वक्फ बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। बता दें कि वक्फ बिल के विरोध को लेकर मुस्लिम संगठन बड़ी तैयारी में है। इमारत-ए-शरिया के हजरत मौलाना फैसल रहमानी ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने के लिए कहेंगे। अगर ये दोनों नेता इस बिल से पीछे हट जाते हैं तो बड़े आराम से इसको समाप्त किया जा सकता है। जेआईटीवाई चंद्रचूड़ जल्द ही रिटायर होने वाले हैं।
उनका कार्यकाल 10 नवंबर तक का है और 8 नवंबर को उनके कामकाज का आखिरी दिन होगा। अपने रिटायरमेंट से पहले सीजेआई एक के बाद एक बड़े फैसले लेने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में अब सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने निजी संपत्ति मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का निर्णय पलटते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी निजी संपत्तियों को सार्वजनिक हित वाली घोषित नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार इन संपत्तियों का अधिग्रहण भी नहीं कर सकती। हालांकि सार्वजनिक हित के मामलों में उसे समीक्षा करने का अधिकार है और ऐसी स्थिति में वो जमीन का अधिग्रहण भी कर सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के हाईकोर्ट के फैसले को भी पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि सामुदायिक हित के लिए राज्य किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 39B का अवलोकन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। 9 जजों की बेंच में से 7 ने बहुमत से फैसला दिया कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक हित के लिए अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा इस बेंच में जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस SC शर्मा और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की राय थी कि हर संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। वहीं बेंच में शामिल जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस BV नागरत्ना की राय अलग थी।